ये आपके लिए पैसे कमाने का मौका है या धोखा है, तो हम जानेंगे आईपीओ की बात अरमान के साथ। होटल इंडस्ट्रीज का एक और आईपीओ जूनिपर होटल्स लिमिटेड स्टार्ट हो रहा है 21 से 23 फरवरी के बीच में, जिससे कंपनी जुटाएगी पूरे 1800 करोड़ रुपए, जो कि पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 342 रुपीज से 360 रुपीज, जिसमें आपको मिलेंगे 40 शेयर्स। कंपनी ने फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए पर शेयर। आइए जानते हैं ये आपके लिए पैसे कमाने का मौका है या धोखा है। हमारे साथ जुड़े हैं एक्स जी बिजनेस एक्सपर्ट और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट वेरी यंग एंड डायनेमिक अरमान नाहर। तो हम जानेंगे आईपीओ की बात अरमान के साथ। बिल्कुल सर। बहुत बहुत स्वागत है अरमान भाई। किसी कंपनी के बारे में जानने उससे पहले उसके प्रोमोटर के बारे में बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो व्हाट अबाउट कंपनी एंड व्हाट अबाउट द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी? देखिए, अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर जो है, अगर आप देखें, उनके अरुण सराफ जी हैं। सराफ जी, अब वो काफ़ी वेल नोन है इंडस्ट्री में, उनका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है कि ये उनकी पहली वहाँ पे लिस्टेड कंपनी, उनकी एशियन होटल ईस्ट देखेंगे, ऑलरेडी वहाँ पर भी वो लिस्टेड है। ठीक है, मतलब उनकी प्रमोटर होल्डिंग है 0.1% से नीचे की समथिंग कुछ होल्डिंग है। अब एक बड़ी चीज ये है कि अगर आप प्रमोटर ग्रुप में देखेंगे तो वहां पे आपको एक नाम और दिखेगा, 2Cs होल्डिंग, जिसकी 50% हिस्सेदारी है कंपनी में। अब ये है हयात, जो आपने कहीं जगह देखा होगा, हयात, बिल्कुल, जो बड़ा नाम है, बहुत ब्रांड, बड़ा बहुत नाम बड़ी है, नाम है। लग्जरियस होटल है अरमान भाई, एंड लग्जरियस उसमें ब्रांडेड कस्टमर ही उसमें आई थिंक स्टे थ्रो करते हैं। बिल्कुल, ये लग्जरी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इनका ग्लोबली उनका नाम ग्लोबली उनका नाम है। उसमें उनकी 50% उनकी इनडायरेक्टली हिस्सेदारी है, मतलब इस कंपनी में हयात की 50% इस कंपनी में शेयर है। तो ये कह सकते हैं कि ये जनरली एक सराफ एंड होटल हयात का एक स्ट्रेटेजिक टाइप या पार्टनरशिप कह सकते हैं। बिल्कुल, और लंबे समय से चल रहा है, और आने वाले समय में जैसे अभी हम क्लियर करेंगे तो ये लंबे समय तक का टाइप है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। अब नॉर्मली अगर आप देखें, सबसे पहले प्रमोटर्स के लिए जब बात होती है तो एक तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया कि आपको एक्सपीरियंस है। दूसरा, जैसे मुझे मुझे जैसे निर्भीक जी ने बोला कि अरमान जी यार अपन एक काम करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो अब मुझे पता है कि निर्भीक जी की क्वालिटी, मुझे पता है कि निर्भीक जी की क्या क्वालिटी है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे पता पड़ गया। उसके बाद मुझे आती है कि यार चलो एक्सपीरियंस तो है, पर ब्रांड नेम क्या है, तो मैंने 2-3 जनों से सीए कम्युनिटी में पूछा, तो उन्होंने बोला अरे आप कैसे नहीं जानते, उनको तो हम भी जानते हैं। अब बहुत पुरानी बात थी, क्योंकि मैं तो छोटा सी हूँ, मैं तो आप तो अब दो चीजों में आपको दिख रहा है कि यार क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रमोटर लेवल पर इन जनरल अगर आप देखो तो एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, और बड़ा ब्रांड नेम भी है, तो वो तो चीज आपको क्लियर हो जाती है। गुड। तो प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, और प्रमोटर्स के बाद हम बात करें तो जो इंडस्ट्री है, हमारे होटल इंडस्ट्रीज, हम देखते हैं काफ़ी रिसेंटली द पार्क का होटल्स का आईपीओ आया था, लेमन ट्री, आईटीसी, इंडियन होटल्स के बड़े बड़े ब्रांड नेम्स अवेलेबल मार्केट में हैं। तो जब हम ये इंडस्ट्री देखते हैं और इस होटल्स को देखते हैं तो कहाँ हम इन कंपेयर कर पाते हैं? देखिए, ये इंडस्ट्री की स्पेशल, जैसे हयात, आप जैसे अगर नाम सुनते हैं तो हयात आपके माइंड में डेफिनेटली एक लग्जरी आती होगी, राइट? ये उस लग्जरी सेगमेंट, मिड लग्जरी सेगमेंट, और उस लग्जरी सेगमेंट और थोड़ा सा उससे ऊपर, वहां पर आपको इस सेगमेंट में यहां पर ये होता हुआ दिखता है। अब अगर सिर्फ लग्जरी सेगमेंट की बात करें, मैं होटल इंडस्ट्री को छोड़कर आप पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें, हम लग्जरी सेगमेंट में आप देखिए मर्सिडीज की सेल रिकॉर्ड हो रही है। आप देखिए डोमेस्टिक हमारे देश में आज भी कई सारे, आज मेरी माता जी को मैं पिछले शायद एक हफ्ते पहले ही बात है, जब वो शिखर जी गए थे तो पहली बार वो फ्लाइट में बैठे थे। आज भी सबके लिए वो लग्जरी है। आप डोमेस्टिक एयर ट्रेवल देखें तो वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। आप आईफोन की सेल्स देखें इंडिया में, वो रिकॉर्ड पे जा रही है। इवन अरमान भाई यहाँ देखिए, अभी जो बड़ी लग्जरी गाड़ीज है ना, जगुआर बात की हमने, BMW, मर्सिडीज, 2-2 साल की वेटिंग पर, 1-1 साल की, हम इमेजिन नहीं कर सकते इंडिया कहाँ पहुंच गया अभी। बिल्कुल। तो एक तो इनके पास क्वालिटी की लग्जरी सेगमेंट में है, और लग्जरी सेगमेंट में अनाप शनाप वहां पर अच्छी खासी बुकिंग सब जगह चल रही है। तो जिस सेगमेंट में वो है, और आपको अगर आप एवरेज रूम रेट अगर आप देखने जाओ अभी आजकल, आप कभी छुट्टियों पे सैटरडे संडे अगर आप रूम रेट कर लो तो आपको समझ पड़ जाएगा कि आपकी सेविंग से तो कहीं ज्यादा एक दिन का किराया है। तो और वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, वो आगे आपको यहाँ पर नंबर्स में दिखेगा भी सही। तो ये सेगमेंट में है, वो सेगमेंट में ये स्वीट स्पॉट में है इस समय, क्योंकि अब होटल इंडस्ट्री आज अगर देखें, हमारे मोदी जी का भी क्लियर कट डायरेक्शन है, वो टूरिज्म को अच्छा खासा बढ़ाना चाह रहे हैं, और कई सारी पॉलिसीज है उनकी, जहाँ पे बजट में भी उन्होंने क्लियरली बताया इस बारे में कि हमको इसको बढ़ावा करना है। बिल्कुल। और जो जैसे बजट की बात की, 2024 को जो इंट्रीम बजट आया था, उसमें प्योर फोकस गवर्नमेंट का था कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंप्रूव करना, और कहीं ना कहीं उससे जो बेनिफिट मिलेगा होटल इंडस्ट्री को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से एक नाम हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जहां पे लक्षद्वीप की बात करें, अयोध्या की बात करें, ऐसे वेन्यू ऐसे आ रहे हैं जहां पर आपको पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि वहां पर इतनी पोटेंशियल भी है। तो पोटेंशियल इतनी ज्यादा इस सेगमेंट में, और अब हर एक इंसान ना खर्च करने के लिए तैयार है, उसको आप क्वालिटी दो, वो खर्च करने के लिए तैयार है। तो स्वीट स्पॉट में, बिजनेस में तो बिल्कुल स्वीट स्पॉट में है। हम बात करें फाइनेंशियल से, लेकिन उससे पहले जो लगता है अरमान भाई, जब हम पढ़ाई करते सीए की स्टडी, तब हमें टीचर कहते हैं कि यार हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, राइट? बट हमारा क्या होता है कि सर जिसमें हमारे वीकनेस है ना, जो हमें कम सबसे पहले उसको उठाना है, उसको कंप्लीट करना है। तो हम पॉजिटिव्स पे है, इसके फाइनेंशियल जाए, उससे पहले कुछ जो नेगेटिव जो पॉइंट हमें लगते हैं, या आपको क्या लगता है इस आईपीओ में नेगेटिव पॉइंट्स, उस पर हम डिस्कस कर लें। बिल्कुल। अगर आप देखिए कॉन्स की बात करें, अगर आप आरएचपी पढ़ेंगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है चार्टेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, CHPL। अब ये भी ग्रुप कंपनी है, इसमें जो कंपनी में आपको शेयर होल्डिंग में दिखेंगे ना, वही वहां पर भी है। अब हुआ क्या, सितंबर 2023 में
अपनी जो कंपनी जिसकी हम बात करें जूनिपर, उन्होंने क्या करा, इस कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया। अब डेफिनेटली एक्वायर करा तो एक्विजिशन का वैल्यू तो निकला होगा, किस भाव पे एक्वायर करेंगे। तो शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ कि हम मतलब जूनिपर जो है वो अपने शेयर्स इशू करेगा उनको, वहां के शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज हो गए, ठीक है। बट अब पॉइंट ये है कि आप कंपनी की आरएचपी में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो वैल्यूएशन करा, जो CHPL जिसकी बात कर रहे हैं उसका उनका वैल्यूएशन करा 531 करोड़, 531 करोड़, ठीक है। मैं CHPL, मेरा वैल्यूएशन 531 करोड़। आप जूनिपर है, आपका वैल्यूएशन किया गया, ये आरएचपी का डेटा बोल रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आरएचपी का डेटा, वो शायद आपको दिख भी जाएगा स्क्रीन पर। आरएचपी तो आज एक्सपर्ट है मतलब। आरएचपी में बाकी और ये दिख रखा है कि अब जो जूनिपर की वैल्यू उन्होंने बताई, वो बताई 2651 करोड़, ठीक है। समथिंग 3000 से 3100 करोड़ का टोटल दोनों का वैल्यूएशन। तो निर्भीक जी की वैल्यू है 2650 करोड़, मेरी मोटा मोटी वैल्यू मान लीजिए 530 करोड़। तो अब अगर हम निर्भीक जी और अरमान जी साथ में मिल गए तो आइडियली हमारा वैल्यूएशन लगभग हो जाता है हमारा 3200 करोड़ के आसपास का, हम दोनों मिलके हमारा वैल्यूएशन हो जाता है। काश कर इतना हो जाए, होप फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली। तो हम दोनों के मिलके मतलब लगभग हमारा वैल्यूएशन अभी हो जाता है 3200 करोड़ का। अब ये बात कब की है, सितंबर 2023 की, आज के लगभग 4 महीने 5 महीने पहले, 5 महीने पहले। अभी कंपनी का मार्केट कैप क्या मांग रही है, वो 8000 करोड़ का। क्या बात कर रहे हो, 8000 करोड़? बिल्कुल। तो अरुण भाई 4 महीनों में से क्या बदल गया? देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अब ये कंपनी ने आरएचपी में खुद ने दे रखा है, अपन ने तो कुछ किया नहीं, अपन ने तो वैल्यूएशन कंपनी ने आरएचपी में खुद ने दे रखा है 3200 करोड़ का इन्होंने। अब देखिए मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूं कि अभी जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं ये, मतलब जिस मार्केट कैप पे आ रहा है वो 3200 करोड़ से तो 8000 करोड़ तो लगभग 150% ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब एक पॉइंट ये आता है कि चलो कि अगर मैं इंडस्ट्री का कंपैरिजन तो करूंगा, वो तो हम देखेंगे ही सही, बट यही टाइम क्यों आईपीओ लाने का? बाद में भी ला सकते थे, कभी भी ला सकते थे। अभी तो 1H के रिजल्ट आया, रुक जाते 1H का, क्योंकि अगर आपको आपका मार्जिन, आपको जो वैल्यूएशन आपने किए थे उसके बाद तो काफी वेट कर सकते थे, टाइम वेट कर सकते थे अभी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है, एक और इंटरेस्टिंग, बिल्कुल, अरे अब इसमें बहुत मजेदार चीज है। अब क्या देखिए, अब सीए होने का सबसे बढ़िया फायदा ये रहता है कि जिसने जर्नल एंट्री और लेडर बनाना सीखा है ना, उसको बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, पीएनएल में क्या हो रहा है, वो उल्टा चलता है। परफेक्ट, राइट। तो अब ये जो कंपनी है, अगर आप अब कंपनी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बोरिंग्स को देखिए, मैं अभी आप सिर्फ बोरिंग्स को पिक्चराइज करिए कि कंपनी की बोरिंग्स किस हिसाब से चेंज हो रही है। अब कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, मैं 31 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी लगभग 2009 करोड़। ओके। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी उनकी लगभग 27 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ के आसपास, ठीक है। बाकी लीज लायबिलिटी को अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं छोड़ रहा हूं, लीज लायबिलिटीज वो भी हालांकि पेमेंट उसको साइड में छोड़ रहा हूं मैं। अब 30 सितंबर 2023 को क्या हुआ, वो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी जो आपकी 2000 करोड़ के आसपास की थी, वो घट के रह गई 760 करोड़, 760 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो आपकी सिर्फ 37 करोड़ थी, वो बढ़ के आपकी हो गई लगभग 1490 करोड़, 37 करोड़ से 1490 करोड़, बिल्कुल। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक तो पहली चीज समझिए कि कंपनी ने आरएचपी में एक कोटक महिंद्रा बैंक का एक टर्म लोन है, उसका जिक्र कंपनी ने आरएचपी में किया होगा, कर रखा है, ये बिल्कुल आपको अगर उसमें भी बता देंगे। अब क्या है, कंपनी तो रेगुलरली अगर आप देखें तो लॉस तो है ही सही, बट अगर मैं निर्भीक जी आपसे पैसे मांगने आऊं तो आप पहले ये तो देखेंगे ना कि मैं वापस पे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, और क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अरे भाई ब्याज प्रिंसिपल तो दूर, तू ब्याज दे पाएगा नहीं दे पाएगा, राइट। तो हर एक बैंक एक कंडीशंस, कुछ 2-3 कंडीशंस लगाती है कि यार ये चीजें ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने एक कंडीशन लगा रखी है जो आपको FY21, FY22, FY23 तीनों में है ये, कि डेट टू इबिटा, मतलब तू कामकाज करके जितना कमा रहा है उसका 6 गुना से ज्यादा आपके पास कर्जा नहीं होना चाहिए। ओके, 6 मोर देन 6 टाइम उसका कर्जा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बात करूं तो डेट टू इबिटा, वो 6 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कंपनी का FY21 की तो मैं बात कर ही नहीं सकता क्योंकि कामकाजी मुनाफे पर है ही नहीं, घाटा है। FY22 की बात करें 32, रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की, ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हैं 32 टाइम्स। FY23 में 7.5 टाइम्स, रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की। अगर मैं TTM बेसिस पर जाऊं, मतलब यहां से 6 महीने, मतलब 12 महीने पहले की बात करूं तो वो भी 8 टाइम्स है, मतलब लगातार डिफॉल्ट हो रही कंपनी उस टर्म्स में, वो जो टर्म्स है वो तो लगातार ब्रीच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर टर्म्स लगातार ब्रीच हो रहे हैं, अगर निर्भीक जी आप अगर कोई बैंक है, अगर आपका कोई क्लाइंट है जहां पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये यहाँ पर जो मेरे टर्म्स है वो ब्रीच हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी अगर किसी से भी फाइनेंसिंग करनी है तो वहां पे दिक्कत तो आएगी, डेफिनेटली, राइट, दिक्कत तो आनी है। अब एक तो पॉइंट ये जानना जरूरी है कि ये चीज हुई है। अब पॉइंट ये है कि
इस टाइम पर क्यों जरूरत पड़ गई आईपीओ लाने की? क्योंकि हमने जो भी बात करी थी कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बढ़ी थी, राइट? एकदम इंक्रीमेंट जो आया था, एकदम 37 टू समथिंग 14, बिल्कुल 37 करोड़ से लगभग 1490 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बढ़ गई थी। क्योंकि देखिए हमारे सीए में अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर आप बात करें तो 12 महीने के अंदर आपको अगर पे करना है, तो अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो उसको आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को जाकर शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अब हुआ ये कि जो जेपी मॉर्गन है, जिससे इन्होंने लोन ले रखा है, शॉर्ट टर्म लोन की बात करें, लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, ओके, लॉन्ग टर्म लोन है, पर उसका ड्यू पेमेंट अगर आप देखें, जो ड्यू डेट है उसके पेमेंट की, वो आ रही है इनकी मई और अप्रैल में आ रही है 2024 में, अभी 2-3 महीने बाद में जी। तो जाहिर है अगर मैं 30 सितंबर 2023 को बैलेंस शीट बताऊंगा तो मेरे को लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में बताना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। मतलब मेरे को आज से 2 महीने में मेरे पास, और वो जो लोन का टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे जितना उनको पेमेंट करना है वो है 1460 करोड़। ओके, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक जो 1500 करोड़ का इनका जो पर्पस था डेट रिपेमेंट करना है, और 1460 करोड़ का अमाउंट थी वो आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लिंक आपस में कर सकते हैं आपकी अकॉर्डिंग, ये वही है क्योंकि आप 1460 करोड़ का आपके पास ड्यू पेमेंट आ रहा है। अब आप कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे, कंपनी का कैश या फ्री कैश फ्लो की बात करें, क्योंकि एट द एंड फ्री कैश फ्लो से ही मैं पेमेंट कर पाऊंगा, राइट? जो मेरे पास पैसा बचता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के बाद, तो फिर भी मेरे कैपेक्स बचते हैं, कैपेक्स के बाद जो एंड में पैसा बच रहा है वो अगर आप देखेंगे तो एक साल का इस 1H का लगभग अगर आप देखेंगे तो 88 करोड़ के आसपास है। उसके पहले 250 करोड़ था, पर मेरे को पेमेंट कितना करना है? 1460 करोड़ का। अब मैं कहां से लेके आऊं? कैश फ्लो तो है नहीं मेरे पास। अब टर्म लोन में ऑलरेडी मैं डेट टू इक्विटा में मैं ऑलरेडी एक्सीड कर रहा हूं, राइट? अब वो जेपी मॉर्गन का ड्यू आ रहा है मेरे पास, तो कह सकते हैं इससे कि मतलब ये लाना आईपीओ लाना था या लाना मजबूरी थी, क्या कहेंगे? जहां तक मुझे अब समझ पड़ रहा है, अगर डेटा देके पर्सनली मुझे पूछे तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन था। अगर ये होता क्या, वो तो ऐसी वाली बात हो जाती अगर कि जैसे हम निर्भीक जी आपको पैसा देना है, आपको तो देना ही है मेरे को, तो अब अगर मेरे को आपको देना है तो मेरे को किसी और के पास जाना पड़ता, और अगर वो भी चेक करेगा ना, ड्यू डिलिजेंस करेगा उसका, तो मैं जितने ब्याज पे दे रहा हूं उससे कहीं ज्यादा ब्याज पे देता, वो क्यों? रिस्क ज्यादा है, आपने टर्म्स ब्रीच की है कुछ, बिल्कुल। तो इसीलिए आईपीओ लाना एक तरीके से मुझे समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि एक तो मजबूरी हो गई है, क्योंकि 1460 करोड़ पेमेंट करना है, कैश फ्लो है नहीं आपके पास। अगर आप बोरिंग करने जाएंगे ब्याज ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेट टू इबिटा पे ऑलरेडी आप एक्सीड कर रहे हैं, टोटल लॉसेस हैं, अगर ब्याज ज्यादा मिलेगा तो, और आई थिंक कंपनी सर्वाइव करना थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप डेट भी बात कर रहे हैं तो डेट 1500 करोड़ का टोटल डेट की बात करें, जिसमें लीज लायबिलिटी भी इंक्लूड करूं तो 2600 करोड़ का है। और अगर इक्विटी की बात करें, मैं आईपीओ के पहले की बात बता रहा हूँ, आईपीओ के पहले की 850 करोड़ की इक्विटी है, उस पर 2600, मतलब अगर मैं 2660 करोड़ का जो मेरा टोटल बोरोइंग्स है उस पर सिर्फ 10% अगर फाइनेंस का 266 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट है, और मेरा मुनाफा अभी तक करा ही नहीं है, लॉसेस में है, यस, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। तो अब ये तो मेरे को करना ही है। आरएचपी खोला, आरएचपी 757 पेजेस का, 757 पेजेस। मुझे एक्चुअली में वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बुक से याद आ गई। तो अरुण भाई, ये जो लगता है मुझे, ये जो ताकत है ना, ये ताकत सिर्फ सी में ही है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने इतनी बड़ी बुक्स पढ़ी है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिट्स, बिल्कुल, तो जो 700-800 में घबराते नहीं है चार्टेड सी यार, ठीक है ना, इतना पढ़ा तो इसमें क्या है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर सीए की अगर आपने टोटल बुक्स का अगर वेट कर ले तो मेरे वेट से ज्यादा भी होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग था जी, ठीक है। तो एक और, अब जैसे जो बेसिक जो 2 पॉइंट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे वो तो हमने डिस्कस करे। अब कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े बहुत ऐसे हैं जो डिस्कस करने लायक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके टोटल 7 होटल्स है, ठीक है, 7 होटल्स है, तो उनका ब्रांड नेम सबका अलग है, एक ही हयात के नाम से, हयात के नाम से यहाँ पे आपको हयात एंड सराबजी पार्टनरशिप, बट नेम ये हयात का यूज कर रहे हैं, नेम यूज कर रहे हैं, इस पे पैसा लेंगे वो, बिल्कुल। जैसे वो ऐसी वाली बात है कि वो मैं आगे डिस्कस करेंगे अपन, क्योंकि अब निर्भीक जी मैं आपके घर में रह रहा हूँ, तो प्यार में आप 2 महीने तो रहने देंगे, तीसरे महीने तो कुछ तो बोलेंगे। एग्जैक्टली, आपको पे करना ही होगा, बिल्कुल। तो अब जो इनके, अगर आप एक तो जनरली क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन देखते हैं, जैसे कि मान ली कि अगर मेरी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल मेरे पूरा रियल एस्टेट में पैसा डला हुआ है, तो अगर कोई मुझे एडवाइजर होगा तो बोलेगा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो आप, मतलब कंसंट्रेशन रिस्क एक रिस्क होता है। तो वो 7 में से जो इनके 3 हैं उससे इनको लगभग 90% रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वो दोनों, अगर वो उन तीनों को देखें तो एक तो ग्रैंड हयात मुंबई का है, एक वहां पर दिल्ली में है, तो वो सब लोकेशन भी ऐसी हैं जहां पर आई थिंक क्रीम लोकेशंस में, लोकेशन भी क्रीम है, सिटीज भी आई थिंक बड़ी मेट्रो सिटीज में इनके, बिल्कुल, और बनता भी है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की अगर आप, क्योंकि जो एकदम प्रीमियम रिच क्वालिटी की अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो वहां पर क्योंकि कम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, तो एक हालांकि ये पॉइंट है, बट मैं समझता हूं कि यार ऑब्वियसली उस लोकेशन में जहां पर है वहां पर वैसा होता है कि ये लाजमी है होना। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप इन तीनों के अगर आप रेवेन्यू देख लेंगे, मतलब एक ही चीज होती है ना कि अगर मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूं तो मेरे को 3-4 साल से अगर किसी में भी रेवेन्यू कम होता हुआ दिख रहा है तो मेरे को टेंशन लगेगी, बट आप इनका अगर देखेंगे कि इन तीनों से इनका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है,
ओके, ग्रेट। ऐसा नहीं है कि किसी में एक में कमाया है, तो मैं इसको एक सिर्फ पॉइंट बताने के लिए है, बट मैं इसको कोई बड़ा पॉइंट नहीं मानता हूं। अच्छा But लगा एक कुछ पहला पॉजिटिव सुन के। बिल्कुल। अब देखिए जो बात हमने कही थी नीरज जी कि मैं आपका घर यूज कर रहा हूँ, यस, जो आप बता लाइसेंसिंग फीस या बिल्कुल। एग्रीमेंट फीस, तो अब हयात क्या है, ब्रांड तो कर रहा है, और ये ऑपरेशंस और मेंटेनेंस जो है किस तरीके से प्रोजेक्शन होना चाहिए, क्या किस तरीके से आपको लीव है, क्या किस तरीके से आपका होटल दिखेगा, और मैनेजमेंट जो करना है वो भी तो करता है ये। और अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर हयात का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली कि तो कुछ हयात तो पैसे तो लेगा, यस, क्योंकि आप कंपनी का सब्सक्रिप्शन एक जगह है जहां पे मेरे पास कंपनी की 50% होल्डिंग है, बट मैं लाइसेंसिंग मैंने दे रखी है, मेरा नाम यूज कर रहे हैं, हालांकि नॉन एक्सक्लूसिव है, ये भी मैं आपको बता दूं, नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूज कर सकते हैं, जो मैंने आरएचपी में पढ़ा वो नॉन एक्सक्लूसिव लिखा था। बट अगर आप इनका ऑपरेशन मेंटेनेंस जो फीस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देख रहे हैं, जितना ये हयात चार्ज कर रहा है, वो अगर आप बात करें FY21 में 2% ऑफ रेवेन्यू था। ओके। FY22 में वो बढ़ के कितना हो गया, 3% हो गया। अभी आप 1H FY24 की बात करें, वो बढ़ के 4.3% के आसपास हो गया। ओके, तो दो चीजें मुझे आराम पे लगती हैं। पहली चीज कि जो एग्रीमेंट जो लाइसेंस फीस आप ले रहे हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल राइट। एंड सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि आपने बताया नॉन एक्सक्लूसिव है, आई थिंक कोई भी यूज कर सकता है। हालांकि मतलब नॉन एक्सक्लूसिव ऐसा कि एट द एंड ये जो जुनिपर होटल है वो उनको रोक नहीं सकती हयात वालों को कि आप किसी और को ये ब्रांड नेम मत दो। ओके, हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं है, क्या नहीं है, बट कंडीशंस में है। एक पॉइंट है, तो मैंने जो Point आर्टिकल है, में लिखा है वो मैंने जरूरी। बताना जरूरी था। और एक और पॉइंट जो लगी कि आपने बताया रेवेन्यू का जो बताया ना, एग्जैक्टली, नॉट प्रॉफिट। बिल्कुल। तो आपको प्रॉफिट लॉस हमें कोई, हमें तो भाई पैसा चाहिए, जितनी बिल्कुल। सेल से इतना लेकर ले पैसा। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए, जैसे अगर ये तो मैंने आपको परसेंटेज टर्म्स बताया, क्योंकि अब रेवेन्यू अच्छी खासा तेजी से बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव पॉइंट अपन आएंगे। 3 करोड़ था, लगभग 3.3 करोड़ के आसपास FY21 में था पेमेंट जो उन्होंने इन किया, रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, राइट। बिल्कुल। FY22 में वो बढ़ के 9.3 करोड़ हो गया। ओके, FY23 में वो बढ़ के 29 करोड़ हो गया। ओके। और FY24 की जब 1H की बात करें तो वो आपको लगभग 14 करोड़ फर्स्ट हाफ में हो गया, तो मोटा मोटी 28-29 करोड़ इस बार का भी बन के आता है। अब एक पॉइंट दिमाग में ये आता है कि पहले 2%, 3%, 4%, और वो भी रेवेन्यू पे है, प्रॉफिट पे तो है नहीं, क्योंकि कंपनी तो लगातार घटा कर रही है। तो अब क्या ये एग्रीमेंट है कि कुछ एक परसेंटेज ऑफ क्लॉज ऐसा है कि बस इतना परसेंटेज ऑफ फीस हम चार्ज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तो यहाँ पे बढ़ता हुआ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन और कंपनी को लॉस तो हो ही रहा है। लॉस हो रहा है। आई थिंक जो एग्रीमेंट फीस जो चार्ज करे ना, उतना आई थिंक अगर प्रॉफिट भी होता ना, तो यहाँ कंडीशन कुछ और होती है, आई थिंक। एग्जैक्टली। तो एक तो ये पॉइंट कि एक तो रेवेन्यू पे चार्ज हो रहा है, दूसरा कि अब ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो कल मुझे तो आरएचपी में जहां तक पड़ा, मुझे अभी तक यहां तक ये नहीं मिला, आपको मिल जाए तो आप जरूर हमको कमेंट में बताइएगा कि कोई एक परसेंटेज ऑफ फीस ऐसा उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इससे ज्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि मान लीजिए कल मैं रेवेन्यू मेरा वापस और बढ़ जाए, जो कि बढ़ाता बढ़ रहा है, अब ये 4 से बढ़ाकर मान लो 10% कर दे तो अरमान भाई यहाँ मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो एक कोई क्लोज या कुछ ऐसा कुछ पॉइंट तो होना चाहिए आरएसपी में कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है या नहीं करना है, या लॉस किस पे करना है, प्रॉफिट में करना है, कब करना है, किस टाइम पीरियड की बात करना है। ऐसा कुछ नहीं मिला आपको इसके अंदर? मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि देखिए, और मैं इसलिए अपने व्यूअर्स हैं उन्हीं को भी बोल रहा हूँ कि 757 पेजेस का आपको अगर मिले तो हमको भी कमेंट करके बताइए। अब एक कंपनी में अगर आप देखते हैं कि यार केसेस नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, प्रमोटर या कंपनी के ऊपर केसेस नहीं होना चाहिए। हालांकि कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो अनवांटेडली हो जाते हैं और हर कंपनी में बहुत सारे होते भी हैं, बट मैं स्पेसिफिकली ऐसे केसेस पर ध्यान देता हूं जैसे आप क्रिमिनल केसेस अगर हैं कंपनी के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर, तो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर जनरली जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पर कुछ केसेस होते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उन कंपनी की एक्चुअली में कोर कोई गलती ना हो, केसेस चल रहा हो, वो हम उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको उसको क्लैरिटी नहीं है कि वो केसेस जो हैं उसमें एक्चुअली में किसकी कितनी गलती है, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट टू लॉ है, तो वो लॉ अपना डिसीजन लेगा। बट अगर कोई केसेस नहीं होते तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि यार केसेस कोई नहीं है, क्रिमिनल केसेस कुछ भी नहीं है। अभी है तो वो आपको बता रहा हूँ, जैसे अब कंपनी के अगेंस्ट 2 क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, डायरेक्टर्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उनके अगेंस्ट 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी है, राइट। तो एक पॉइंट ये बनता है कि लिटिगेशन फ्री तो नहीं है, और वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो सब एक अपनी मैं भी अंदर की कहानी है। बिल्कुल हम आईपी कहानी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कंपनी के अगर आप लॉसेस की बात करें, ठीक है, कंपनी लगातार लॉस तो कर ही रही है। पहले लगभग 200 करोड़ का लॉस किया था FY21 में, फिर लॉस 188 करोड़ का हुआ, फिर लॉस 1.5 करोड़ का हुआ, फिर अभी 1H की बात करें तो लगभग 27 करोड़ का लॉस है। अभी भी लॉस में है? बिल्कुल, अभी भी लॉस में कंपनी लॉस में है। चलो वो चीज हमको समझ में आ रही है, बट जो कंपनी के प्रमोटर साहब हैं, फाउंडर साहब हैं, अरुण कुमार सराफ साहब, उनकी अगर आप रेम्यूनरेशन देखेंगे तो रेम्यूनरेशन में थोड़ी बहुत वृद्धि तो हो ही रही है। तो 2 चीजें मैं यहाँ लिंक कर पा रहा हूँ कि प्रोमोटर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ रहा है और लाइसेंस फीस जो हम पे कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रही है, बट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं।
प्रॉफिट, क्योंकि अभी तो हम लॉस में हैं, क्योंकि अभी अगर आप FY23 तक देख रहे थे तब तो आपको लग रहा था कि यार घाटा घटता जा रहा है, पर 1H में वापस 26-27 करोड़ का घाटा आ गया। अब हालांकि रेम्यूनरेशन एक एज अ मेंबर, अगर मैंने एज अ मैं फाउंडर हूं तो मैं अगर रेम्यूनरेशन थोड़ी बढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चलो ठीक है कि यार अब मैंने कंपनी बनाई है तो थोड़ा बहुत तो ले सकता हूं। बट अगर नहीं होता ऐसा या स्टेगनेंट रहती या कम रहती, जैसे हमने वाला पॉइंट नहीं बोला कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे लिटिगेशन नहीं होता तो हम उसको पूरा पॉजिटिव में बोलते क्या चलो लिटिगेशन ही नहीं है। सिमिलरली अगर रेम्यूनरेशन बढ़ती नहीं तो हम उसको बोलते यार देखो प्रमोटर को दिख रहा है कि यार नहीं करना है तो नहीं बढ़ा रहा है, वो बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ ठीक है, हम एक थोड़ा सा लाइट नोट पे ले सकते हैं। बिल्कुल, वो बढ़ा भी रहे, जैसे 7 करोड़ उनकी FY21 में थी, फिर उन्होंने FY23 में अगर आप देखें तो 8 करोड़ हो गई, और फिर अभी भी अगर आप देखेंगे तो 1H में लगभग 4.3 करोड़ है, तो लगभग आप देखें तो 8.6 करोड़ के आसपास एवरेज अगर आप लेके देखें तो वहां तक हो जाती है। तो अरुण भाई काफी चीजें हमने डिस्कस किया, आपने काफी अब तक नेगेटिव में कुछ कब से वेट कर रहा हूँ कुछ पॉजिटिव, जो व्यूअर्स है वो यही वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ पॉजिटिव बताओ, हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। देखिए लास्ट एक पॉइंट है जी, अब देखिए सेबी का एक रूल है कि आप जब से लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग के बाद से आपको 3 साल के अंदर 75% का होल्डिंग मिलेगी। अभी कंपनी की होल्डिंग इसके फ्रेश इशू के बाद 77.5% हो जाएगी। क्यों 75 क्यों 75 क्यों नहीं कर सकते? वही अब 2.5% का और फ्रेश इशू ला सकते थे। अब मेरे हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके माइंड में वो था कि यार ये 1460 करोड़ पे करना है, 1500 करोड़ का इसका कर दो। ओके, जो मुझे लग रहा है शायद माइंड में यही हुआ, और आजकल जिस हिसाब से बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स हो रही है तो मुझे लगता नहीं 2.5% बड़ी चीज है। बट पॉइंट ये है कि अगर वो कर ही रहना, जब कर ही रहे थे थोड़ा और कर देते हैं, शायद कर सकते थे। बट पॉइंट ये है कि ऑफलोड तो करना है उनको। अब वो 2.5% कोई बड़ा मायने नहीं रखता, बट ठीक है, एक पॉइंट है कि 2.5% करना तो है। अब ये तो सारे अपने कौन हो गए। अब हम आते हैं जो आप सबसे पहले पूछते थे कि आप कुछ अच्छा भी बताइए। देखिए सबसे पहले तो एक अच्छी बात जो हमने कही कि हयात के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम की बात करें। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलरेडी जैसे हमने बात करी लग्जरी सेगमेंट में, और लग्जरी सेगमेंट में अच्छा खासा बूम है। बूम बिल्कुल। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि आने वाले समय में जो HNI क्लाइंट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने ही वाली है, बिल्कुल अच्छी तेजी से बढ़ने वाली है। गजब की ग्रोथ की गजब तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी कंपनीज का देखिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने में, अर्निंग्स कॉल पढ़ने में मजा ये आता है कि आपको डेटा उस कंपनी से रिलेटेड के अलावा दूसरा डेटा भी मिल जाता है। तो HNI क्लाइंट्स का कैगर ग्रोथ देखेंगे तो आपको 18% से भी ज्यादा का है, जो हमारे देश के HNI क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं बिल्कुल। तो एक तो वो पॉइंट है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें कि अब इसमें होटल इंडस्ट्री में एक एवरेज रूम रेंट होता है। यस बिल्कुल, ठीक है, कि आपका एवरेज रूम रेंट क्या है। FY21 में 5,660 एवरेज रूम रेंट था एक रूम का, जो FY22 में बढ़ के 6,220 के आसपास हो गया। FY23 की बात करें तो 9,875, और 1H FY24 की बात करें तो वो लगभग 10,240 रुपए हो गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये ऑक्यूपेंसी भी इसमें वही इंक्रीज हुई बिल्कुल। अब कंपनी का रूम रेंट बढ़ रहा है। देखिए हमारा सेल्स क्या है, वॉल्यूम इनटू प्राइस, ठीक है। प्राइस तो हमने देख लिया कि प्राइस तो बढ़ रहा है। अब एवरेज ऑक्यूपेंसी अगर आप देखें, जो FY21 में 34% थी वो बढ़ के 54% FY22 में हो गई, FY23 में बढ़ के 76% हो गई, और अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 75% के आसपास का है। तो अल्टीमेटली मतलब फुल ऑक्यूपेंसी पे ये देखा जाए तो मतलब 75% के आसपास की ऑक्यूपेंसी, और जो नॉर्मल रूम के अगर आप दूसरी होटल इंडस्ट्री को भी कंपनी को देखेंगे तो इतनी ऑक्यूपेंसी रहती है, इसके आसपास की आपको ऑक्यूपेंसी रहती मिलती है। तो डेफिनेटली इससे हमको ये चीज तो क्या क्लियर हो गई कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, क्योंकि रेट बढ़ रहा है और ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है तो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। और जो हमने बात कही कि अगर आप देखिए जो प्रमोटर्स हैं वो मैनेजमेंट तो एक्सपीरियंस है ही सही, तो वो वाली तो क्वालिटी उनके साथ है ही सही। और कंपनी की ऑलरेडी अगर आप देखिए तो उनका दूसरी लिस्टेड कंपनी ऐसा नहीं है कि वहां पर जो यहाँ के कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी एशियन होटल्स ईस्ट में अगर आप देखिए तो 0.08% की हिस्सेदारी वहां पर भी है उनकी, वहां पर भी उनको। तो एक लिस्टेड कंपनी को ऑलरेडी जिस तरीके से जो ब्रांड नेम चल रही है वो भी साथ में है उनके, तो वो नॉलेज भी इनके साथ है। अब जैसा कि मैंने बात करी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो हमको पहले पॉइंट से भी पता चला कि जब रेट बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ रहे हैं। 166 करोड़ का FY21 में था, वो बढ़ के 308 करोड़ हो गया अगले साल, उसके बाद बढ़ के 660 करोड़ 665 करोड़ के आसपास हो गया, और अभी का अगर आप 1H का देखें तो लगभग 336 करोड़ के आसपास आ गया। तो रेवेन्यू तो बड़ा है, काफी अच्छे से बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। तो 1H का भी अगर आप देखें ग्रोथ, 1H की जो इस 1H की ग्रोथ थी वो भी 14% के आसपास ग्रोथ हुई है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं FY21 से FY23 तक कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो FY23 तक तो सब चंगा चल रहा था। मेरा जो घाटा था FY21 में, मतलब अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो वो तो नेगेटिव थे, बट कामकाजी मुनाफा FY22 में पॉजिटिव हो गया। मेरे मार्जिन जो थे वो 21% के हो गए, 21.5%। FY23 में वो बढ़ के सिर्फ 40.8% हो गए, और बढ़ गए। पर अब दिक्कत ये हुई कि अब 1H की बात करें तो वापस 36% के आसपास आ गए, मतलब थोड़ा सा डिप होता है। अब एक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि जो सेकंड हाफ होता है वहां पे छुट्टियां आती हैं,
अल्टीमेटली जो वेकेशन पीरियड्स जो हम बात कर रहे हैं ना, Exactly. मार्च एंड हो गया, दिसंबर एंड हो गया, Yes, विंटर जो वेकेशन छुट्टियां विंटर वेकेशंस Yes. उस समय तो ऑलरेडी हो सकता है फेस्टिवल सीजन जो भी है जो इंडस्ट्री बूम पे आई थिंक उस टाइम रहती है, तो 2H आता हो तो मेरे हिसाब से वहां पर भी रेवेन्यू कवर कर लेगा ये। हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आती हुई जाए। Yes. तो ये पॉइंट है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हुई है इनकी यहाँ पर, और जो कि इंटरेस्टिंग चीज भी है। अब हमने बात करी कि जो हयात के नाम पर काफी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम कि बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए कि मैं निर्भीक जी के अंडर काम कर रहा हूँ, कल से निर्भीक जी ऊपर से हाथ हटा दे तो क्या कर लूं मैं, राइट? क्योंकि मेरा तो हयात के नाम से सब कुछ चल रहा है, हयात के नाम से मेरा अच्छी खासी ब्रांड इमेज है मेरे पास। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, टर्म्स तो बताई दी आपने जो उसमें आरएच में डाला कि नॉन एक्सक्लूसिव। बिल्कुल। पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको प्रोज में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि इनके हयात के साथ जितने भी है, अगर मैं होटल्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर होगा तो आपको लिस्ट भी दिखा देंगे, सबका 34 से 45 साल का एग्रीमेंट है। ओके, 34 से मतलब वो अब एग्रीमेंट जब रिन्यू होने वाले हैं इन सब के, वो सारे रिन्यू होने वाले हैं 2050 के आसपास। 50 के आसपास। तो मेरे ख्याल से चिंता करने की बात नहीं है, वो चिंता करने की बात बात नहीं, कहीं और सारी होटल्स खड़ी कर देंगे। बिल्कुल। तो ये वाली एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। अगर अब एक और अगर आप जैसे बात करें कि रेवेन्यूज में, क्योंकि जैसे होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक तो आपका रूम का रेंट है, यस, पर जो असली मार्जिन कमाते हैं ना, वो जो आप खाना पीना करते हो रेस्टोरेंट से। यस, वही मैं कब से जो बिल्कुल रेवेन्यू के अंदर कितना पार्ट रूम्स का है, कितना पार्ट टोटल रेवेन्यू का अगर मैं 1H की बात करूं तो लगभग 58% के आसपास आपका रूम रेंट है। और लगभग अगर आप देखें 32% के आसपास का रेवेन्यू फूड्स एंड बेवरेजेस पे आता है। पर एक इंटरेस्टिंग कैच यहाँ पर भी है, निर्भीक जी की एक घर है, निर्भीक जी का एक घर में, अब निर्भीक जी ने होटल्स तो खोल लिए, मतलब होटल्स में रूम्स तो खोल लिए, बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टारबक्स मान लीजिए, वही निर्भीक जी यार आपका होटल बहुत बड़े चल रहा है, कुछ एक लोकेशन हमको दे दो, वो जो लीज रेंटल्स आते हैं ओके, वो भी इनका पार्ट है। अब वो लीज रेंटल्स एक काइंड ऑफ फिक्स काइंड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है, तो वो भी उसमें इंक्लूड है जो आपने बताया अभी रेस्टोरेंट पार्ट में? नहीं, ये अलग है। ये 58% तो मैंने रेस्टोरेंट रूम रेंट्स की बात करी, उसके बाद 32% के आसपास में बात कर रहा हूँ, तो लगभग ये हो गया आपका मोटा मोटी देख लीजिए 90% हो गया, और लगभग 7-8% के आसपास आप अगर आप देख लीजिए लीज रेंटल्स का रेवेन्यू जो है, जो इनको यहाँ पर आता रहता है। अब एक ये तो चीज अच्छी हो गई, अच्छा है एड ऑन है कंपनी के लिए। हाँ, मतलब कुल मिला के जो हर एक इंडस्ट्री का पैरामीटर्स है, इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब कुल मिला के इंडस्ट्री का अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में ये चीज चलती है जनरली सब में। फूड एंड बेवरेजेस है, अगर किसी एक सेगमेंट में मान लीजिए कि अगर कोई दिक्कत होती तो हम हाईलाइट करते, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है तो हमने बता दी कि चलो ठीक है, यहाँ पर सब सही सेट चल रहा है। अब रेवेन्यू के अंदर बाइफर्केशन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि कम्यूटेटर्स कौन कौन घूमने आ रहा है, मतलब रहने कौन कौन आ रहा है, उसका भी डेटा दिया है कंपनी ने, कौन कौन घूमने आ रहा है। अब एक नेम वाइज लिस्ट है 757 पेज तो हो सकता है कि कंपनी से देखिए। अब उसमें एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ उस हिसाब से आप ट्रांजिएंट देख लीजिए, जहां पे जो रेगुलर प्रोफेशनल्स हैं जी उनका, और कुछ जो घूमने वाले हैं उनका लगभग 62% रेवेन्यू आता है। अगर बाइफर्केशन उसको मेरे को मिल जाता कि प्रोफेशनल्स कितने में है उसमें से, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स है ना, वो उनको मीटिंग करना है, एक बार जो चीज फिक्स आ गई ना, तो वो उसमें डिविएशन नहीं करता, बोले कि यही बुक करना है, ये बुक करना है, मतलब ये बुक करता रहेगा, जब भी जाएगा तब वो ये बुक करेगा। हालांकि इसका बाइफर्केशन अपने को मिला नहीं है, बट कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इनका बाइफर्केशन है। और हर सेगमेंट की बात करें, आप बोले कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट की बात करें या फिर आप ट्रांजिट सेगमेंट की बात करें, सब सेगमेंट में आपको रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक हमने जो बताया, वो उसकी काया पलट करेगा। उसका पॉइंट ये है 1500 करोड़ की बोरिंग्स पे कर रहे हैं, ये बोरिंग्स पे कर रहे हैं। अब एक कंपनी जिसकी आप अगर आप बात करें, उनकी बोरिंग्स 2600 करोड़ की है, फाइनेंस कॉस्ट 213 करोड़ के आसपास के पास फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, 1500 करोड़ एक झटके में कम होने वाला है। देखिए मोटामोटी 60% के आसपास तो एक रेवेन्यू कम होगा, तो आई थिंक उसका फिर वही इंटरेस्ट पार्ट। बिल्कुल 1500 करोड़ का अगर आप एवरेज बोरिंग कॉस्ट निकालें इनकी, मतलब कंपनी अभी तक एवरेज बोरिंग कॉस्ट कितनी कर रही है वो निकाले, तो वो लगभग 10.5% के आसपास की आ रही है। तो मोटा मोटी मैं मान के चलूं कि 150 करोड़ तो मेरा ब्याज जो है बचने वाला है, 100 से बचने वाला है। अगर 150 करोड़ बच गया तो फिर तो बल्ले बल्ले कंपनी की प्रॉफिट नेक्स्ट H2 से। बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, क्योंकि मैं लगातार लॉस कर रहा था, तो मेरा डिफर्ड टैक्स एसेट तो क्रिएटेड किया हुआ होगा, तो मुझे टैक्स मिलेगा, बिल्कुल टैक्स का बेनिफिट, टैक्स भी कंपैरेटिवली मुझे कम लगेगा, क्योंकि मैं पहले लॉसेस का एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसका फायदा भी तो लूंगा। तो ये जो 150 करोड़ है, ये कंपनी के लिए काफी बड़ी चीज हो जाएगी, बड़ी चीज है, और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो निकल के आ रहा है आई थिंक पूरे अपने जो आज इस पूरे पॉडकास्ट से। तो अब वो आप एक इंग्लिश में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमको जरूरत थी, मजबूरी थी लाना, पर अब ला रहे हैं तो अच्छा ही
तो उस हिसाब से अगर आप ये देखें अच्छा निकल के आता है जी। तो लगभग 150 करोड़ का मुनाफा, क्योंकि जो कंपनी 27 करोड़ का इस 1H में घाटा कर रही है, अगर सीधा सीधा अगर वो कुछ भी यहाँ से कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही है, मतलब इतना ही मेंटेन रख रही है, तो भी H2 से मेरा थोड़ा कवर कर लेती है तो भी 150 करोड़ तो प्रॉफिट मुझे वही ना, मार्च मतलब 24 में दिखता है यहाँ से। आप ये समझ के रखिए कि मैं अगर कोई जितना है मैं उतना मेंटेन रख लूंगा तो भी मेरा 150 करोड़ तो प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है। और जो आपने बताया ना अभी कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो बिल्कुल। रहे हैं, पर सेगमेंट वाइज इंक्रीज, हर चीज में इंक्रीमेंट हमने देखा। बिल्कुल अल्टीमेटली प्रॉफिट को छोड़कर हर चीज में इंक्रीमेंट देखा। बिल्कुल। तो यहाँ दिख सकता है कि ऐसा कोई पार्ट नहीं लगता मुझे कि ऐसा कोई चीज होगी जिससे इनका लॉसेस और बढ़ेंगे। अल्टीमेट लॉस का पार्ट तो इंटरेस्ट पार्ट ही मुझे लगता है कि उससे ही लॉस। जनरली जहां पर होटल इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक बार आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल आने लग जाता है तो वहां पे आपके कंपैरेटिवली आपके धीरे धीरे मार्जिन अच्छे खासे इंप्रूव होने लग जाते हैं। और इसमें जो डेप्ट का पार्ट मुझे लगता है ना कि क्यों होता है क्योंकि कैपेक्स बहुत सारा इसमें रहता है, तो अल्टीमेटली हर कंपनी में देखें डेप्ट तो होटल्स में रहता है। अब पॉइंट ये आता है कि चलो हमने एक ये बड़े पॉजिटिव की बात तो कर ली, बट दूसरों की तुलना में आज हम कहाँ खड़े? यस, सबसे बड़ा पॉइंट। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप कई दूसरों सारे की तुलना मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड नेम जैसे लाइक लेमन ट्री हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, बड़े बड़े नाम है, दिग्गज नाम है। अब आप उनके हिसाब से अगर आप पेयर कंपैरिजन करेंगे तो आप कहाँ पर खड़े? अब मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ऑब्वियसली क्योंकि ये 1500 करोड़ की काया पलट कर रहा है, तो मैं प्राइस बाय बुक वैल्यू और ईवी बाय एबिटा जो कंसीडर कर रहा हूँ, जिस प्राइस बाय बुक वैल्यू और डेट टू इक्विटी, वो इसके 1500 करोड़ के यूज होने के बाद की चीज कंसीडर, क्योंकि ये 1500 करोड़ मेरी टोटल इक्विटी इसके पहले तो मेरी कितनी 850 टोटल शेयर होल्डर कैपिटल जो बात करें वो 850 करोड़ की है। अब 1800 करोड़ आ रहा है मेरा, तो मेरा पूरा काया पलट हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अब अगर मैं बात करूं एक तो मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो मार्केट कैप में अगर जो इनके आप पीयर्स देंगे शैलेस होटल, लेमन ट्री और इंडियन होटल तो खैर काफी बड़ा दिग्गज हाथी है, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो मार्केट कैप में कंपैरेटिवली सबसे छोटी है, 8000 करोड़ की है। इससे क्लोजेस्ट अगर आप देखें तो लेमन ट्री इनकी क्लोजेस्ट है। मार्जिन्स की बात करें, कामकाजी मुनाफा जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स अगर आप बात करें तो शैलेस होटल के 40% है, लेमन ट्री की बात करें उनके 47% के आसपास। ये मैं अभी के रिसेंट के जो 9 मंथ्स के आए हैं, हालांकि इनका तो 1H का है बट ये 9 मंथ्स का डेटा है। इंडियन होटल की बात करें तो उनका भी लगभग 31% के आसपास आता है, और इनके जो जूनिपर होटल है इनके लगभग 37% के हैं, तो मार्जिन भी कंफर्टेबल है। डेट टू इक्विटी ये जो इन्होंने काया पलट कर दिया उसके बाद इनका सेकंड लोएस्ट डेट टू इक्विटी हो गया। इसमें इंडस्ट्री का जब एवरेज अगर आप देखें 1.6 का है, जिसमें आप शैलेस होटल की 1.8, लेमन ट्री 2.7, इंडियन होटल 0.3 है, बट उसके बाद अगर आप देखें 0.4 तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर सही हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू करूंगा तो वैल्यू करने का एक और तरीका तो ये हो सकता है कि मैं मेरे नंबर ऑफ रूम्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स मार्केट कैप कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तो पर रूम की मेरे हिसाब से निकल वो कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये इन जनरल आप क्या कर सकते हो, ईवी बाय एबिटा कर लो, इंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा। अब उस हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री का पीयर कितना, इंडस्ट्री का पी जो अगर आप एवरेज पी देखें तो 33 का रहा है, और कंपनी कितना ईवी बाय एबिटा 31 पे लेके आ रही है। तो सिमिलरली मतलब पीयर से तो कंपैरेटिवली आप देखें तो फेयरली वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि अगर आप लेमन ट्री देखें तो वो 27 पर है जो इसके क्लोजेस्ट मार्केट कैप में है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो उस हिसाब से अगर आप पी की बात करें, पी तो ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते हालांकि लॉस में है, पर ईवी बाय एबिटा की बात करें तो कंपैरेटिवली आपको इंडस्ट्री के हिसाब से दिख रहा है डेट टू इक्विटी अच्छा खासा हो गया, मार्जिन लगभग मेंटेन हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर आप मुझसे पूछे तो हमको फेयरली वैल्यू लग रहा है यहाँ पर। तो काफी अच्छा पॉइंट्स ये था। और कोई इसमें कोई पॉइंट ऐसा प्रो एंड कॉन्स में आपको लगता है कि जो इसके रह गए वो हमसे जो मोटा मोटी जो अपने को लग रहा है कि यार ये कवर करना जरूरी है, अपने को लगा तो अपने को ये ओवरऑल इसमें पूरा कवर हो चुका है। मुझे लगता नहीं कुछ छोड़े आपने, आपको और टाइम मिलता तो आई थिंक पूरा आपने कहते हैं खोद के निकाला है, और जो रिसर्च किया है कमाल का क्या है अरमान भाई, मजा आया। काफी सारे जो चीज इन डेप्थ में आपने जो अपने निकाली चीजें, आई थिंक वो कहीं चीजें नहीं मिलने वाली है मार्केट में। तो थैंक यू अरमान भाई, थैंक यू सो मच। और जो हमारा क्रक्स जो कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग जो लगता है सबसे बड़ी चीज जो आपने लास्ट डिस्कस किया कि सारा 1500 करोड़ रुपए का डेप्ट का रिपेमेंट कंपनी करने वाली है। सेकंड, अरमान भाई ने बताया कि वेल एस्टेब्लिश ब्रांड नेम है। और तीसरी चीज की जो गवर्नमेंट का जो फोकस है टूरिज्म सेक्टर पे, उससे कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। नेगेटिव क्या है, मार्केट में जब से आईपीओ आया तब से नेगेटिव ही चल रहे हैं, एक ही चीज दिखती है लॉस मेकिंग कंपनी, वो तो ही है। एट सेकंड चीज जो लग रही थी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जस्ट लेटेस्ट हमने बात की कि कई सारे होटल्स के आप नाम गिनाए कि इतने अच्छे होटल्स हैं, तो कहने को बराबर, तो काफी अच्छा आईपीओ है। अरुण भाई क्या व्यू आपका रहेगा, अप्लाई, अवॉइड, लॉन्ग टर्म और आफ्टर लिस्टिंग बाय करें इसको? देखिए पर्सनली अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि क्योंकि एक जना अगर जो सिर्फ ट्रेडिंग के माइंडसेट से कर रहा है, जिसको सिर्फ लिस्टिंग के गेन के लेना है, तो मेरे हिसाब से तो उस समय के हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है। ओके, बट अगर मतलब अवॉइड ही कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपको सिर्फ अगर लिस्टिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं लिस्टिंग पे गेन है, हालांकि अगर आप एक चीज देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई एक होटल स्टॉक है तो मैं इसको नहीं चाहूंगा कि इसमें अप्लाई करूं। क्योंकि जब मुझे लेमन ट्री मिल रहा है कंपैरेटिवली सेम मार्जिन पर, ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है, तो मुझे एक नया डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। बट अगर मेरे पास कोई होटल इंडस्ट्री का कोई है नहीं,
जो 150 करोड़ का ब्याज बचाएंगे बचेंगे ये। बस। और जिस हिसाब से अगर आप आरएफपी पढ़े तो इनका एक और ऐसा भी था कि कुछ एक और 12 महीनों में शायद हो सकता है कि कुछ एक नई चीज भी इनके लिए आ सकते हैं, तो वो एक नया एवेन्यू भी आता रहेगा और ब्रांड नेम तो क्रिएटेड है। एक्सपेंशन का उसमें जिक्र था। वो एक चीज पॉइंट ये है कि अगर ब्रांड नेम आपके साथ क्रिएटेड हो ना तो आपके लिए एक्यूपेंसी बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, ईजी होता है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं स्टैब्लिश नई चीजें से चालू कर रहा हूं तो मुझे एक्यूपेंसी वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे फैलता है, बट मैं डायरेक्ट ही हयात के नाम से खोल रहा हूं तो जिस जगह पे खोल रहा हूं वहां पे मेरी ऑक्यूपेंसी जल्दी बढ़ बढ़ती जाएगा, है, तो इसलिए मेरा टर्न अराउंड टाइम जो है वो बेटर हो जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से शायद इस पे लगाया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म से लगाए तो इसमें आप आईपीओ में लगाया जाए, लिस्टिंग के बाद परचेज। तो मुझे जब यहाँ पे अगर फेयरली वैल्यूड लग रहा है यहाँ पर और मैंने ये मन बना लिया कि मेरा पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ऐसा कोई है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये लगाना है, ठीक है, तो आप एक काम ये करिए कि 5 रुपए के लिए आईपीओ में लगा दीजिए 5 और अगर गिरावट आए वहां पर उस समय अगर गिरावट आए तो आप 5 रुपए और लगा लीजिएगा। वो लगा दीजिए। और लॉन्ग टर्म अगर आप 5-10 साल 20 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो आई थिंक ज्यादा कुछ फर्क पड़ने, 5-10 रुपए अगर डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो भी गई तो ज्यादा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो थैंक यू, मजा आया इसके बारे में और हमारे 10 को डेफिनेटली जो भी डाउट थे अब तक सारे क्लियर चुकेंगे। सो थैंक यू सो मच।